हेलो एवरीवन, दिस इज दुष्यंत सिंह एंड वेलकम टू अध्ययन अड्डा। अध्ययन अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं और पॉलिटी में बात करने वाले हैं राज्य की कार्यपालिका के विषय में। इससे पहले हम केंद्रीय कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका को कंप्लीट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अगर आपने केंद्रीय कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका के विषय में पढ़ा होगा तो आपको यह भी पता होगा कि संघ की कार्यपालिका का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका संगठन क्या होता है। संघ की कार्यपालिका का निर्माण होता है किन किन चीजों से मिलकर? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी। वहीं राज्य की कार्यपालिका का निर्माण किससे होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उनकी मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता। अब इन दोनों चीजों को कंपेयर करने की कोशिश करें तो आप यहां से देखेंगे कि जो स्थान संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति का है, वही स्थान राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल का है। यानी राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका में या संघीय कार्यपालिका में जो होता है, क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख का दर्जा राष्ट्रपति को दिया जाता है। वहीं राज्य की कार्यपालिका में संवैधानिक प्रमुख का दर्जा राज्यपाल को दिया जाता है। केंद्रीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री देश का, केंद्र का, संघ का प्रशासनिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री देश का या संघ का क्या होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है। वहीं मुख्यमंत्री राज्य का प्रशासनिक प्रमुख माना जाता है। जो स्थान केंद्र में महान्यायवादी का है, वो एक तरह से कह सकते हैं हम, केंद्र को रिप्रेजेंट करने वाला एक लॉयर होता है। केंद्र को रिप्रेजेंट करने वाला एक लॉयर होता है। उसी तरीके से महाधिवक्ता स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला एक लॉयर होता है। यानी जो स्थान, जो स्थिति महान्यायवादी की केंद्र में होती है, वही स्थान, वही स्थिति राज्य में महाधिवक्ता की होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं राज्य की कार्यपालिका के बारे में, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि राज्य की कार्यपालिका या स्टेट एग्जीक्यूटिव किन किन चीजों से मिलकर के फॉर्म होती है, किन किन चीजों से मिलकर के बनती है, और उन्हीं चरणों में, उन्हीं टर्म्स का हम इस सेशन में अध्ययन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले स्थान पर कौन आता है? राज्यपाल। ठीक है, सबसे पहले कौन आते हैं? राज्यपाल आ जाते हैं। उसके बाद में स्थान होता है आपका मुख्यमंत्री का। ठीक है, राज्यपाल के बाद में जो स्थान आता है वो मुख्यमंत्री। इसके बाद में मुख्यमंत्री, या आप मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है, राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, राज्य की मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि राज्यपाल का स्थान स्टेट में क्या होता है। जो स्थान केंद्र में राष्ट्रपति का होता है, वही स्थान राज्य में राज्यपाल का होता है। तो सबसे पहले जानते हैं राज्यपाल के विषय में। राज्यपाल, जिसे हम गवर्नर कहते हैं, राज्यपाल क्या होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, राज्यपाल क्या होता है? राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से क्या करता है? अपने कार्यों को निष्पादित करता है, कार्यों को करता है। अगर इसकी नियुक्ति के विषय में बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में दिया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसके साथ साथ राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख तो होता ही है, और राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ यह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। यानी राज्य के लिए राज्यपाल जो होता है वो केंद्र की ओर से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है केंद्र के। यानी हम कह सकते हैं कि राज्य के जितने भी मुद्दे होते हैं, राज्य के जितने भी इश्यूज होते हैं, उसको राज्य की तरफ से केंद्र के लिए, और केंद्र से राज्य के लिए जो भी सुविधाएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, उनको केंद्र की ओर से राज्य के लिए जो है प्रेषित करने में सहायता करता है। यानी यह केंद्र की ओर से राज्य के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 154(1), अनुच्छेद 154(1) कहता है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, राज्य की कार्यपालिका के विषय में हम पढ़ रहे हैं। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन से घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, आपको मैं बता चुका हूं। तो पूरी राज्य की जो कार्यपालिका है, जिसमें जितने भी अंग हैं,
कार्यपालिका के, तो उन अंगों को मिलाकर ही कार्यपालिका का निर्माण हो रहा है। और इस पूरी कार्यपालिका की जो पावर है, पूरी कार्यपालिका की जो शक्ति है, वो किस में निहित है? राज्यपाल में निहित है। और प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो वो होता है अनुच्छेद 154। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में कि कौन व्यक्ति किसी राज्य का क्या बन सकता है? राज्यपाल बन सकता है। तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर योग्यताओं की संवैधानिक उपबंधों के विषय में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 157-58 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। और राज्यपाल की योग्यता क्या है कि सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए भाई, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए उसको? भारत का नागरिक होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं किसी अमेरिका के व्यक्ति को जो है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि राज्यपाल बनने तक कोई व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूर्ण किया हुआ होना चाहिए। उसकी मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ तीसरी शर्त यह है कि राज्य, ठीक है, राज्य या संघ या केंद्र के अंतर्गत, यानी स्टेट के दृष्टि से या सेंट्रल गवर्नमेंट की दृष्टि से, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ चौथी शर्त यह है कि वही व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है जो संसद या विधानसभा का सदस्य न हो। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल के लिए नॉमिनेट किया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है, जो पहले से ही संसद का सदस्य है या किसी विधानसभा का सदस्य है, तो राज्यपाल बनने से पहले उसे अपने इन दोनों पदों से क्या देना होगा? इस्तीफा देना होगा। उसे संसद की सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा। इनका त्याग किए बिना वो कभी भी राज्यपाल नहीं बन सकता। अब बात करते हैं राज्यपाल की शपथ के विषय में कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल जब राज्यपाल के पद पर नियुक्त होता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है कि जिस राज्य के लिए वह राज्यपाल नियुक्त किया जाना है, उस राज्य के उच्च न्यायालय का या हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, उस राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। और ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दिया गया है। ठीक है, तो शपथ से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 159 में दिए गए हैं। और राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होनी है, उसी राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। कार्यकाल के विषय में बात करें तो कार्यकाल से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में दिए गए हैं। और 156 अनुच्छेद यह कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। प्रसाद पर्यंत का अर्थ यह है कि राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक राष्ट्रपति महोदय की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। ठीक है, ये प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है। हालांकि यह किसी भी स्थिति में 5 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष माना जाता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से किसी भी समय, अपने कार्यकाल में किसी भी समय स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति, इसका अर्थ यह है कि किसी भी राज्य का कोई एक राज्यपाल है और उसकी समयावधि जो है खत्म हो गई है, उसका कार्यकाल खत्म हो गया है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसी राज्यपाल को दोबारा से, मतलब एक बार वो राज्यपाल रहा है 5 वर्ष के लिए, उसके बाद में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः सेम आदमी को उस राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा दूसरे कार्यकाल के लिए राज्यपाल की पुनः नियुक्ति भी की जा सकती है। तो ये हो गई शपथ और कार्यकाल से संबंधित बातें। अब बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियों के विषय में कि राज्यपाल को कौन कौन सी प्रमुख शक्तियां प्राप्त हैं। इन शक्तियों को हम अलग अलग भागों में बांट करके इनका अध्ययन करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि
जो राज्य होता है, राज्य के जितने भी कार्य होते हैं, राज्य के समस्त कार्य जो होते हैं वो राज्यपाल के नाम से किया जाते हैं। जैसे आपने संघीय कार्यपालिका में पढ़ा होगा, केंद्र के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसी तरीके से राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, तो राज्य के जितने भी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। लेकिन जहां एक और राष्ट्रपति को केंद्र में कूटनीतिक शक्तियां, ठीक है, आपातकालीन शक्तियां, सैन्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। राष्ट्रपति को आप समझते ही हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। देश में आपातकाल से संबंधित जितने मामले होते हैं उनमें राष्ट्रपति को अधिकार होते हैं। कूटनीतिक शक्तियों के मामले में भी वो अपने विचार रख सकता है, उसको अधिकार होते हैं। लेकिन इसके विपरीत राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल को कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की शक्तियों को हम अलग अलग भागों में बांट करके उसका अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम जानते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियों के विषय में। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं? राज्यपाल की विधायी शक्तियों के विषय में। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के विषय में बात करें तो राज्यपाल संबंधित राज्य के विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता है, यानी एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 333 में दिया गया है। यानी राज्यपाल अनुच्छेद 333 के अनुसार संबंधित राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति का मनोनीत कर सकता है। राज्य विधानसभा का सत्र आहूत करना, चाहे सत्रावसान करना, चाहे विघटित करने की बात हो, तीनों कार्य राज्यपाल के अंतर्गत ही आते हैं। यानी राज्यपाल किसी राज्य विधानसभा के सत्र को क्या कर सकता है? आहूत कर सकता है, प्रारंभ कर सकता है, रोक सकता है, उसका स्थगन कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और उसको विघटित भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी विधेयक, ये राज्य के संबंध में बात हो रही है। ठीक है, आप सेंट्रल के संबंध में इस बात को नहीं कह सकते हैं। केंद्र के संबंध में ये अधिकार जो है राष्ट्रपति को होते हैं कि वह कोई भी विधेयक हो, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वो क्या किसका रूप लेता है? कानून का रूप लेता है, किसी भी कानून के रूप में परिवर्तित होता है। यानी किसी भी विधेयक पर जब तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो क्या नहीं बन सकता? कानून नहीं बन सकता। ये राज्य के संबंध में बात हो रही है। अगर केंद्र के संबंध में इस चीज को लें तो ये अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। केंद्र में राष्ट्रपति जब तक किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है, साइन नहीं करता है, अनुमति नहीं देता है, तब तक उसको हम कानून नहीं बना सकते हैं। वहीं राज्यपाल को किसी विधेयक के संबंध में कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं कि अगर राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक आता है, कोई भी बिल आता है, तो वो उसको अनुमति दे सकता है। ठीक है, पहली उसकी ये शक्ति है कि वो उसको परमिशन दे सकता है। अगर वो चाहे तो उसको अनुमति नहीं भी दे सकता है। चाहे तो वो अनुमति दे सकता है, चाहे वो अनुमति नहीं दे सकता है। या फिर तीसरी शक्ति उसके पास ये होती है कि वह उस बिल को अपने पास विचारार्थ रख लेता है कि वह इस पर किसके समक्ष विचार करेगा? राष्ट्रपति से विचार करेगा। यानी वह उस बिल को राष्ट्रपति के विचार करने के लिए अपने पास रिजर्व रख सकता है, आरक्षित रख सकता है। ठीक है, वहीं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, इसको आप काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। वहीं अगर केंद्र के संबंध में बात करें तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 123 अर्थात 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है और वहीं अनुच्छेद 213 में, ठीक है, 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये हो गई इसकी विधायी शक्तियां। अब इसके बाद में बात करते हैं इसकी कार्यकारी शक्तियों के बारे में कि राज्यपाल को कौन कौन सी कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों को अगर देखें तो उसकी सबसे प्रमुख शक्ति तो यही होती है कि वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये चीजें राज्यपाल की कार्यकारी
शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा राज्यपाल के द्वारा कुछ अन्य नियुक्तियां भी की जाती हैं जिनसे संबंधित प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे राज्यपाल किस किस की नियुक्ति करता है? राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। यहाँ लोक सेवा आयोग के संबंध में जो बात हो रही है वो राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं राज्य, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके अलावा राज्यपाल महाधिवक्ता, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, राज्य के जितने भी यूनिवर्सिटी होती हैं, राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार तो प्राप्त है, किंतु राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों को उनके पद से हटा नहीं सकता है, ठीक है। हटाने की शक्ति जो है वो किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। ये पॉइंट आप यहां से नोट कर सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति जो है राज्यपाल को प्रदान नहीं की गई है। अगर इनको हटाने की कोई सिचुएशन आती है तो इस काम को कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। वित्तीय शक्तियां या फाइनेंशियल पावर के बारे में बात करें तो वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी दी गई हैं राज्यपाल को, उनके बारे में देख लेते हैं। राज्यपाल की बिना पूर्व सहमति के, जब तक राज्यपाल अपनी सहमति नहीं देगा, उसकी सहमति के बिना कोई भी धन विधेयक, कोई भी मनी बिल राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी मनी बिल उस संबंधित राज्य की विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज कि राज्यपाल जो होता है वो राज्य की आकस्मिक निधि से कोई भी ऐसी विशेष आवश्यकता पड़ने पर, कोई भी इमरजेंसी या आपातकालीन व्यवस्था पड़ने पर, धन की आवश्यकता पड़ने पर अग्रिम उधार ले सकता है, ठीक है। आकस्मिक निधि से वह अग्रिम ले सकता है। इसके अलावा राज्यपाल पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय समीक्षा हेतु, ठीक है, इनकी वित्तीय समीक्षा हेतु हर 5वें वर्ष में क्या करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। आप यहां से समझ सकते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गई राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां या फाइनेंशियल पावर। अब इसकी न्यायिक शक्तियां और विवेकाधीन शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं न्यायिक शक्तियां या जुडिशियल पावर के बारे में। तो राज्यपाल को कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं? जैसे कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति जिसको मृत्युदंड मिला हुआ हो उसकी सजा को वह कम कर सकता है, यानी उसका लघुकरण कर सकता है, या सजा को माफ भी कर सकता है। उसी संबंध में राज्यपाल को भी राज्य के संबंध में, यानी राज्य सूची के मामले पर दंड के लघुकरण के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए हैं। और वो अधिकार किस तरीके से हैं कि जो राज्यपाल होता है वह किसी भी दंड की प्रकृति को कम कर सकता है, उसको ज़्यादा समय का दंड दिया गया हो उसको कम कर सकता है, या फिर उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। जैसे मान लो उसको कैद का दंड दिया गया हो, या फिर उसको 5 साल 6 साल की कैद का दंड दिया गया हो, और प्रकृति में परिवर्तन का मतलब यह है कि उसको कैद से हटा करके वो जुर्माने के रूप में उसको चेंज कर सकता है ना। तो ये है प्रकृति में परिवर्तन। और यहाँ पर जो दंड को कम करना लिखा हुआ है, तो जैसे मान लो किसी को 10 साल की सजा हुई, 10 साल की उसको कैद हुई, उसको घटा करके उसने 4 कर दिया, 5 कर दिया, तो इस तरीके से दंड को कम कर सकता है और दंड की प्रकृति में, उसके नेचर में चेंज कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को क्या दिया गया है? मृत्युदंड दिया गया है, उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, तो अगर राज्यपाल चाहे अपने विवेक के आधार पर उस व्यक्ति के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में चेंज कर सकता है, लेकिन उसके दंड को वह माफ नहीं कर सकता। माफ करने की शक्ति किसको दी गई है? राष्ट्रपति को दी गई है। और यहां पर आप ऊपर देख रहे होंगे, दंड को कम करना या प्रकृति में परिवर्तन करना, दंड को कम करना या प्रकृति में परिवर्तन करना, ये जो बातें हैं न्याय के संबंध में, न्यायिक शक्तियों के संबंध में, ये राज्य सूची के मामलों पर ही लागू होती हैं, ठीक है। राज्य सूची के मामलों पर ही लागू होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संघीय सूची के मामलों पर ये जो अधिकार हैं ये राज्यपाल को नहीं प्रदान किए गए, ये राष्ट्रपति को दिए गए। तो दंड को कम करने की शक्ति या प्रकृति में परिवर्तन करने की शक्ति, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में चेंज करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 161
के द्वारा राज्यपाल को प्रदान की गई है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में? संविधान के 161वें अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राज्यपाल किसी भी दंड की प्रकृति को कम कर सकता है, प्रकृति में चेंज कर सकता है, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में चेंज कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो राज्यपाल होता है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, उनका ट्रांसफर कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है, इसके साथ साथ उनको प्रमोट भी कर सकता है, प्रोन्नत भी कर सकता है। लेकिन किसके सजेशन से? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सजेशन से। ठीक है, राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा, हाईकोर्ट होगा, उसका जो चीफ जस्टिस होगा, उसके सजेशन के द्वारा राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, उनका ट्रांसफर कर सकता है, उनको प्रमोट कर सकता है। और ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में दिया गया है। अनुच्छेद 233 के अनुसार राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनका ट्रांसफर, उनकी प्रोन्नति या उनका प्रमोशन कर सकता है। विवेकाधीन शक्तियां क्या हैं राज्यपाल की? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का मतलब समझिए। विवेकाधीन शक्तियों का मतलब है जिन्हें राज्यपाल जो है वो अपने विवेक के आधार पर इस्तेमाल करता है। वह किसी भी तरह से, किसी भी कारण से उन चीज़ों को करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो उस काम को करने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपने विवेक के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। वे सारी शक्तियां विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। तो विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल की कौन सी हैं? कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। जैसे राज्यपाल के समक्ष कोई बिल आया, कोई भी विधेयक आया, तो या तो उसको वह अनुमति दे दे या उसको अनुमति ना दे। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो उसके पास रहते ही रहते हैं। तीसरा ऑप्शन ये भी रहता है कि वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार करने के लिए अपने पास रिजर्व रख सकता है, आरक्षित रख सकता है। इसके अलावा विधानमंडल एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकता है। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है, राज्य का प्रशासन मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है। तो प्रशासनिक मामलों में या फिर विधानमंडल के मामलों में राज्यपाल का यह अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से इन कार्यों की जानकारी मांग सकता है, इन कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। मंत्रिपरिषद अगर अल्पमत में आती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो संख्या है वो अल्पमत में आती है, उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो इस स्थिति में राज्यपाल क्या करता है, क्या कर सकता है? राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि ये विवेकाधीन शक्तियां हैं, अगर वो चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता, कंपल्सरी नहीं है, बाध्य नहीं है। वह राज्यसभा का विघटन करने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपने विवेक के आधार पर इन शक्तियों का प्रयोग करता है। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है, जो इससे संबंधित हैं, राज्यपाल से संबंधित हैं और पिछले कई एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद 158(4) ये क्या कहता है कि राज्यपाल की जो परिलब्धियां हैं, उसके भत्ते हैं, उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। परिलब्धियां का मतलब जो जो सुविधाएं राज्यपाल को मिलती हैं उसके पद के दौरान, उसके राज्यपाल के पद पर रहते हुए राज्यपाल को जो जो सुविधाएं मिलनी है, जो जो परिलब्धियां मिलनी है, जितने भी प्रकार के भत्ते मिलने हैं, उनको उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी दशा में कम नहीं किया जा सकता है। ये जो अनुच्छेद 158(4) में बताया गया है। अनुच्छेद 200 में यह कहा गया है कि कोई भी विधेयक, ठीक है, कोई भी बिल होता है, उस विधेयक पर अपनी अनुमति देना, उस पर उसको रोकना और उसको विचारार्थ रखने का अधिकार जो है राज्यपाल को दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी विधेयक पर अपनी जो परमिशन है, अनुमति है, वो दे सकता है या अपनी परमिशन रोक सकता है या फिर उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है। अनुच्छेद 361(2) इसमें कहा गया है कि पदावधि के दौरान राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान, जब तक वह पद पर बना रहता है, अपनी पदावधि के दौरान किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में कोई भी दंड की कार्यवाही, कोई भी दंड की कार्यवाही जो है उसके विरुद्ध चालू नहीं रखी जाएगी, भले ही उसने कोई अपराध कर दिया हो। ठीक है, राज्यपाल को जब तक वो राज्यपाल अपने पद पर है, उसकी पदावधि के दौरान किसी भी कोर्ट में दंड की कोई भी कार्यवाही चालू नहीं की जाएगी, भले ही यह जो कार्यवाही है उसके पद से हटने के बाद में फिर दोबारा से प्रकाश में लाई जाए, फिर दोबारा से इस कार्यवाही को उठाया जाए, तब हो सकता है। लेकिन जब तक वो अपने पद पर रहेगा, जब तक वो अपनी पोस्ट पर रहेगा, राज्यपाल के पद पर रहेगा, तब तक किसी भी कोर्ट में दंड की कार्यवाही उसके विरुद्ध चालू नहीं रखी जाएगी। ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361(2) में दिया गया है। तो ये हो गया राज्यपाल के संबंध में पूरा एक अवलोकन। आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही और क्लासेस देखनी है तो इस चैनल से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।